एक नया टर्म डिस्कस करने के लिए चलते हैं। इस टर्म में हम पहले से थोड़े से मॉडरेट चीज़ों को यानी कि थोड़े से ऊपर लेवल की चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप देख रहे थे कि जब हम कंडीशन ले रहे थे कि जब कोई दो मीडियम ले रहे थे यानी कि एयर से वाटर में जा रही थी, एयर से ग्लास में जा रही थी, वाटर से ग्लास में, यानी दो मीडियम की बात हो रही थी। यहाँ कुछ चेंज हो गया। चेंज क्या होगा, जब लाइट क्या करती है, एयर से वाटर में आती है, फिर वाटर से ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से एयर में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं कि जब तक आपको एयर से डायरेक्ट किसी एक दूसरी चीज़ में निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करते थे आप तुरंत बदल देते थे, चेंज कर देते थे और उसके जगह पे उसके वैल्यू पुट करके आंसर ला देते थे, सब कुछ हो जाता था। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन में कह दिया कि कोई एंगल यानी 45, सपोज दैट 45 एंगल पे कुछ क्या कर दिया, इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद वाटर में इंटर किया, वाटर में इंटर करने के बाद ग्लास में इंटर किया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया गया कि एयर से ग्लास में आने के बाद आपके पास चेंज क्या हुआ, एयर से ग्लास में आने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज हुआ। तो आपको बीच में वाटर इंक्लूड हो गया ना। अब वाटर को पहले आप मेंशन करना पड़ेगा, वाटर को बिना जाने आप कैसे जान पाएंगे कि ग्लास में कितना हुआ। तो इसी चीज़ के लिए हमको थोड़ा अलग तरीके से ट्रैकल करना पड़ता है और यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि एयर से ग्लास में जाने से पहले हमें एयर से वाटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया कि कोई लाइट है जो कि 45 डिग्री पे यहाँ इंसिडेंट करती है और उसके बाद फिर ग्लास में जब आती है तो उसका कुछ इतना एंगल पे आपका पोल की तरफ आना हुआ होता है, यानी कि जो आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जाएंगे तो वहाँ पे वाटर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वाटर की हेल्प किए आप यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, ट्रैकल करते हैं। सब सेम सब कुछ पहले की तरह है, बस आपको थोड़ा सा नया तरीके से दिखाया जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका पार्ट रहा। क्या एक बार पढ़ दीजिएगा ठीक से। WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। ठीक है, अब वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो इसके पहले हम लिख रहे थे ANW इज इक्वल टू VA अपॉन VW एंड VA अपॉन VG, जो भी है सिर्फ वही है, सेम कुछ वही है। बस वहाँ पे हमने इस वजह से मेंशन किया था क्योंकि केवल दो रहता था, एयर रहता था तो वेलोसिटी आप हम एयर की बात कर लेते थे, वाटर की बात कर लेते थे, वाटर था, ग्लास था तो वेलोसिटी VA VW एक्सेट्रा से कम हो जाता था। चूंकि यहाँ पे 3 हो गया है, इस वजह से हमको ये टर्म क्या करना पड़ा, इंक्लूड करना पड़ा। अब मान लीजिए आपको निकालना है एयर से ग्लास के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एयर से ग्लास में निकालने के लिए चलें। ठीक है, तो हम आपको करके दिखाते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको एयर क्या निकालना है, एयर से ग्लास का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या है, एयर से ग्लास में हमको चीज़ें निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, WNG मल्टीप्लाई बाई ANW मल्टीप्लाई बाई ANW। अब इसको आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, देखिए क्या आता है। तो WNG को क्या लिख सकते हैं, VW बाई VG। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, VA अपॉन VW। देखिए VW से VW आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, VA अपॉन VG आ गया। यही तो निकालना था एयर से ग्लास में, VA अपॉन VG आपके सामने। ठीक है, तो बात वही है, बस आपको थोड़ा सा मॉडरेट करके देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में वाटर का टर्म इंक्लूड हो रहा है, बीच में एक तीसरा टर्म भी इंक्लूड हो रहा है। तो आपको जो निकालना होगा, मान लीजिए वाटर से ग्लास के लिए पूछ दिया गया तो वाटर से ग्लास के लिए आप उन दोनों के वैल्यूज रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। एयर से वाटर में पूछ दिया तो के लिए निकाल देंगे, एयर से ग्लास में पूछ दिया तो आप निकाल लेंगे। जो भी पूछता जाता है वहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए WNG पूछा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर कहीं आपसे ANG पूछ दिया तो इसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वही बात है। अब उसके लिए फिर से मुझे से नया फॉर्मूला मत लिखने के लिए कहिएगा कि नहीं, उसको भी लिखिए आप। ठीक है, वो आपका कॉमन सेंस है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखने चलते हैं। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब इंडेक्स हम अभी तक लिख रहे थे क्योंकि केवल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही थी। यहाँ पे इंडिसेस मतलब प्लूरल आ गया। ठीक है, तो इंडिसेस ऑफ ए ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively. What is the refractive index of water
विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू करके आपका दिमाग खराब कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज मैं आपको इंक्लूड करूंगा, वो याद रखिएगा। जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, जिसके विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो आता है ना, उसको पहले लिखा जाता है, और जिसके लिए ये लिया गया उसको बाद में लिखा जाता है। सीधी सीधी बात है, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कोई जो चीज आती है उसको पहले लिख दिया जाता है। यानी ANG लिख रहा है ना, उसमें A जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू है, मतलब उसको पहले लिखना है। ये तुक्का है, समझने की बात चलते हैं। तुक्का मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम है, मतलब तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो ग्लास एंड वाटर की बात की गई है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो एयर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, एयर से ग्लास में, ठीक है। उसी तरीके से एयर का वाटर में। आपको इनकी वैल्यूज क्या की गई हैं? दी गई हैं। कितना? 3/2 यानी 3/2 एंड 4/3, ये आपको मेंशन करके दे दिया गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू। तो ग्लास और वाटर विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि जो भी मैंने आपसे भाभी कहा, जो भी विथ रेस्पेक्ट टू के बाद आता है उसको हम पहले लिखते हैं। यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में लिया गया तो ये रहा ए, ठीक है, AC के बारे में लिया गया एयर, तो यहाँ पे हमने इसको पहले लिख दिया। अब ये रहा इसके बारे में। अब हमसे पूछ क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? ध्यान से समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट। अभी मैंने बोला तो WNG, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा कि रिस्पेक्ट टू किसके है, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में है, यानी कि G&W हमको कैलकुलेट करना है। अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्या? WNG इज इक्वल टू ANG होल डिवाइडेड बाई A&W, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें निकालना G&W है, और यहाँ दिया क्या हुआ? WNG का फॉर्मूला हमको मेंशन है, तो हम G&W कैसे निकालें? ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ गया, कॉम्प्लिकेशन, तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए WNG को जब हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद 3/2 और 4/3 इसको आप सॉल्व करेंगे तो WNG इज इक्वल टू आपका आएगा क्या? 9/8। ये आपका आ जाएगा 9/8, आपका किसकी वैल्यू आ गई? WNG की वैल्यू आई, और हमको निकालना क्या है? G&W, ठीक है। अब वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ देर पहले ही मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करके बताई थी कि अगर आपको G&W या WNG दिया गया है और उसका जस्ट रिवर्स पूछा गया है, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 1/, के फॉर्म में। मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था आपको, तो वो चीज़ ही आपसे यहाँ पर पूछी गई है। WNG इज इक्वल टू 9/8 आपको आ गया है। आपको निकालना क्या? G&W, तो आप लिखेंगे वी नो दैट। फिर वही बात, आप जाने चाहे ना जाने, लिखना तो हमको पड़ेगा क्या? कि हम जानते हैं, ठीक है, G&W इज इक्वल टू 1/WNG, ये फॉर्मूला है। WNG की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके रखी। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो G&W बराबर आता है 1/9/8। इसको आप सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे फिर आपका रिजल्ट आ जाता है 8/9, ठीक है। ये आपका क्या? रिजल्टेंट। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। अब अगर कहीं क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया? यहाँ हमने क्या लिख दिया? ग्लास लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने क्या कर दिया? ग्लास कर दिया, और यहाँ हमने इसमें चेंज करके कर दिया क्या? वाटर, यानी कि रिस्पेक्ट टू हमने चीजें क्या कर दी? चेंज कर दी। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रहा। तो इसका आंसर, यानी कि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसका आंसर केवल यहीं तक रहेगा। लेकिन इसके पहले जो हमने लिखा हुआ था, यानी कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वहां हमें यहाँ तक ट्रैकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे G&W की बात की गई है, ठीक है। तो यही चीज आपको मुझे बतानी थी, और ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम जिन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं करने के लिए,
वहाँ पे आपको स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है। फिर से स्फेरिकल मिरर ऑफ कॉनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट है। तो यहाँ पे अब आपको लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो चश्मे में आप लेंस लगाते हैं ना, उनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, घर पे लगाएंगे, लगा के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मुझे उसको सेंड करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने सेंड किया था, पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो, ठीक है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आप इसी तरीके से लगे रहिए, जो प्रॉब्लम्स उसमें हैं आप उसको काउंट करके रखे रहिए। मैं उसको डील करूंगा, जल्द ही करूंगा, ठीक है। किसी दिन मैं केवल प्रॉब्लम्स का लेक्चर रखूंगा, यानी कि जिसमें केवल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने मुझे जो जो क्वेश्चंस का प्रॉब्लम का डिस्कशन का पार्ट दिया ना, वही मैं एक लेक्चर में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा मैं आपको एक जगह पे दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तब तक के लिए जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं, जिन न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें आप करते जाइए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर, यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपने बहुत सारे फिगर इमेजेस, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे, ये रखते थे। सेम कंडीशन अब हमें यहाँ पे भी पढ़नी है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं।